कल हम लोग 160 तक पढ़ लिए थे ना, आज 61 से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 61 बताइएगा, ये शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था बताइए। 11 अक्टूबर 1724। 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। आगे बोल रहा है शंकर खेड़ा, इसी को शंकुर खेड़ा का बोलते हैं। शंकर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। और शंकर खेड़ा की यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। शंकर खेड़ा का जो युद्ध हुआ था ना, वो दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और शंकर खेड़ा के युद्ध में निजाम जो है विजयी हुआ था। और निजाम का मूल नाम क्या था? तो चिनकिलीज खां था, याद रखिएगा। निजाम का मूल नाम क्या था? चिनकिलीज खां। क्वेश्चन नंबर 62 बताइएगा, ये हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला है। सत्या जो है नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। आई डू वाट आई डू किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन का है। आई डू वाट आई डू किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का। याद रखिएगा, हीट रिफ्रेश बोलेगा तो सत्या नडेला, अगर आई डू वाट आई डू बोले रघुराम राजन, द ब्लू अम्ब्रेला बोलेगा रस्किन बॉन्ड। इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? अरविंद सुब्रमण्यम। हाँ, अरविंद इंडिया सुब्रमण्यम। टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? तो अरविंद सुब्रमण्यम का पुस्तक है, याद रखिएगा, अरविंद सुब्रमण्यम का है। क्वेश्चन नंबर है 63 बताइएगा, ये भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? क्या होगा? अनुच्छेद 23 में है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में है। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अधिकार आज से अमेरिका, लेकिन मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस से लिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। सबको पता है वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। बताइए कि वर्तमान में कितने प्रकार के जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। आगे बोल रहा है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 24 में जो है ना, बालक को 6 से 14 वर्ष के कारखानों में नियुक्त किए जाने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करना पे क्या नियुक्त किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 25 में क्या है? किसी भी धर्म को अबाध रूप से क्या है मानने एवं प्रसार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में क्या है? 25 में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में क्या है ना, किसी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या होगा? सभी सत्य है। हाँ, वह मोरक्को सभी सही है। मोहम्मद भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। इसमें जो है ना सभी कथन सही। इब्न बतूता हुआ मोरक्को यात्री था, बिल्कुल सही है, मोरक्को से था, सही है। और दूसरा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और रहला किसने लिखा? इब्न बतूता लिखा। तीनों कथन जो है इब्न बतूता के बारे में क्या है? सही है। बोल रहा है इब्न बतूता के बारे में उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इब्न बतूता मोरक्को के तंजियर क्षेत्र से भारत आया था। और मोरक्को को माराकेश भी कहा जाता है। मोरक्को क्या बोलते हैं? माराकेश कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग में सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य को एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर क्या किया? प्रस्थान किया था। याद रखिए ना, बोल रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग में सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और सुल्तान उसकी वीरता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है। आगे बोल रहा मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। किस शासक को जो है असफलताओं का बादशाह बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ना सफलताओं का क्या बोलते हैं? बादशाह कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। बताइए इब्न
इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या कहा जाता है? तो रेहला कहा जाता है। रेहला पुस्तक के लेखक जो है इबन बतूता था, याद रखिए। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देती है। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? क्या होगा? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है ना चुनाव सुधारों से, याद रखिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। बोला दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। जीवीके राव समिति का संबंध जो है ना ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण से है। तो बताइएगा जीवीके राव समिति का संबंध किससे है? तो क्या होगा? हाँ, जीवीके राव समिति का संबंध जो है ना ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण से। आगे बोल रहा अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी है। तो बोल रहा अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो क्या होगा? पंचायती राज के मूल प्रशासनिक ढांचा संबंधी का संबंध है अशोक मेहता समिति से। अशोक मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी है। अगला है एलएम सिंघवी समिति, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण है। बताइए एलएम सिंघवी समिति का संबंध किससे है? लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण का संबंध एलएम सिंघवी समिति से। हाँ, याद रखिए ना, एलएम सिंघवी समिति का संबंध जो है ना लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण है। आगे बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जिला पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। बताइए कि भारत में सर्वप्रथम कब जो है पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जिला पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की क्या हुई? शुरुआत हुआ। आगे बोल रहा पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। हाँ, इंडियन ओपिनियन को जो थे ना, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक का बात करेगा तो मनसुख लाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका का क्या शुरुआत हुआ था? कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इन द आउटर कोर्ट किसकी पुस्तक? दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी। हाँ, इन द आउटर कोर्ट किसकी रचना है? इन द आउटर कोर्ट बोलेगा तो बेसेंट का है। इन द आउटर कोर्ट किसकी पुस्तक है? तो एनी बेसेंट का है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा इंडियन पिलग्रिम के नाम से लिखे थे। बोला सुभाष चंद्र बोस ने अपने अपूर्ण आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? जो अब होगा जुलाई में, बताइए क्या होगा? फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। हाँ, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में, इसमें बोल रहा है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। 2019 में पेपर पूछा हुआ था, लेकिन 24 का खुद देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बात का पूछा था। पेपर 2019 का है ना, पूछा इसमें क्वेश्चन 2024 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2028 वाला तो याद रखिए कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 वाला 35वां कहाँ होगा? बताइए। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाँ, देखिए ये जो है ना 2024 वाला तो होगा जुलाई से पेरिस फ्रांस में होगा। ये जो था क्या ओलंपिक था, ये कहमा 33वां है ना, 33वां ओलंपिक बोलेगा ना, तो फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 में। 28 वाला कहाँ होगा? तो याद रखिएगा लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और जो 35वां क्रम के ओलंपिक होगा ना 2032 में, ये कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। याद रखिएगा 24 वाला फ्रांस के पेरिस में, 28 वाला अमेरिका का लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां बोलेगा तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दी गई अभिक्रिया को अभिक्रिया को पूरा करें। बताइए इसमें क्या होगा? इसको पूरा करने बोल रहा है तो क्या इसका आंसर होगा? डी होगा ना, 3H2O या I? 3H2O I। तो बोल रहा है Al2O3 S + 6HCl AQ, इसका अभिक्रिया करवाया 2HCl3 AQ प्लस क्या होगा? 3H2O I होगा। ठीक है, आगे इधर आइए।
आगे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 69 आई नहीं, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 69 बोल रहा है, 69 नंबर ना मैथ का क्वेश्चन है। एल लिखा है 3H2L। एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड। सही बोले। यहाँ पे जो है ना अभी क्रिया बोल रहा है, एक एस मतलब सॉलिड, ये क्यू मतलब क्या हो गया, उसी का अर्थ दिया। वो आई मतलब ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। हाँ, उसी को एक Al2O3 क्यू का मतलब बोलिए। एक क्यू का मतलब होता है कि क्लियर। हाँ Al2O3 एल्कोहल होगा। HCl एल्कोहल का नाम है। Al2O3 प्लस HCl, अब क्रिया करवाए AlCl3 और प्लस H3H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 69 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 70 भी मैथ का क्वेश्चन है। 71 बताइएगा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ना वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। आगे बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय, विश्व आर्थिक मंच जो है स्विट्जरलैंड में स्थित एक लाभकारी संस्था है। विश्व आर्थिक मंच जो है स्विट्जरलैंड में स्थित एक लाभकारी संस्था है। और WEF का मुख्यालय कहाँ है बताइए? WEF का मुख्यालय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बोलेगा तो जेनेवा में है। हाँ, विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है ना जेनेवा में है। विश्व बैंक IMF का मुख्यालय बोलेगा, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है तो क्या होगा? वाशिंगटन DC में है। हाँ, अगर WEF का बात करें मुख्यालय तो जेनेवा, और विश्व बैंक और IMF का बात करेगा मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC में है। और DC का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ? बेंगलुरु में। हाँ, ये बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में याद रखिएगा। बोल रहा है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। इसरो का शिलान्यास अध्यक्ष के सिवन 2018 से 22 में पिनिया बेंगलुरु में किया था। वर्तमान अध्यक्ष जो है ना इसरो के कौन है? PS सोमनाथ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बताइएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्म में से कौन सा सुमेलित है, क्या होगा? हाँ, इसमें जो है ना इसमें क्या है तो 1 2 3 4 चारों कथन सही है ना। पुस्तक और लेखक है, बोल रहा है हिमालयन ओडिसी के लेखक कौन है, तो क्या होगा? MP वीरेंद्र कुमार। MP वीरेंद्र कुमार। हिमालयन ओडिसी के लेखक कौन है? MP वीरेंद्र कुमार है। द कारगिल विक्ट्री SP किसकी पुस्तक है? द कारगिल विक्ट्री बोलेगा तो SP त्यागी के। सॉरी, नहीं, यहाँ पे नहीं, पूरा देखिए। द कारगिल ऑफ विक्ट्री बैटल फ्रॉम पीक टू पीक, जो है ना कर्नल SP त्यागी का पुस्तक है। ठीक है, ये पूरा पुस्तक का नाम है द कारगिल विक्ट्री बैटल फ्रॉम पीक टू पीक बोलेगा तो कर्नल SP त्यागी का है। वन लाइन इज नॉट इनफ किसका है? नटवर सिंह का है। हाँ, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह का है। ग्लोरियस डायस्पोरा किसकी पुस्तक है? ये है प्राइड ऑफ इंडिया। हाँ, इसी में है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये रजत कपूर का, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि हिमालयन ओडिसी किसकी है? AP वीरेंद्र कुमार का पुस्तक है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक बोलेगा तो एक कर्नल SP त्यागी का पुस्तक है। और वन लाइफ इज नॉट इनफ बोलेगा नटवर सिंह का पुस्तक है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये जो है रजत कपूर का पुस्तक, याद रखिएगा। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर का पुस्तक है। तो चारों कथन इसमें सही है। वन गर्लफ्रेंड इज नॉट एनफ किनका है? चेतन भगत का, किसका है? नहीं, अगला हम लिखेंगे ना। चलिए ठीक है। बोल रहा है अगला है हिमालयन ओडिसी के लेखक MP वीरेंद्र कुमार है। द कारगिल विक्ट्री ऑफ बैटल फ्रॉम पीक टू पीक के लेखक SP त्यागी हैं। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह तथा ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया लेखक कौन है? तो रजत कपूर है, याद रखिएगा। सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार संदर्भ में सत्य नहीं है, बताइए क्या होगा? हाँ, केवल एक सही है। बोल रहा निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में सही नहीं है?
तो ये बोल रहा है केवल एक जो है ना सही नहीं, बाकी 2 और 3 सही है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि 1998 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया था। ये गलत है। इसमें सही क्या है? तो 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। बिल्कुल सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लू और माइकल केरेमर थे। ये तीनों थे। तो बोल रहा है कि केवल एक जो है ना 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया था। यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 3 लोगों को मिला था, दिया गया था 19 में। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। स्वीडन के वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। बताइए स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किए थे? कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे ना, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किसका खोज किया गया? डायनामाइट का खोज किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। यह पुरस्कार प्रारंभ में जो है ना 5 विषय में कार्य हेतु दिए जाते थे, लेकिन बाद में जो है ना 1969 से जो है इकोनॉमिक्स के लिए क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार क्या गया प्रारंभ दिया जाने लगा। तो पहले जो था ना यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में मिलता था। बोल रहा है 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है ना साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है ना नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को क्या मिलता है, दिया जाता है नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष कब होता है बोलेगा तो? अक्टूबर में की जाती है। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे जो है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अक्टूबर में इसका घोषणा होता है। अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 1969 में जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन 75 है, बताइएगा कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? क्या होगा? हाँ, ये गोरखा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। बोल रहा 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? गोरखा के बीच हुआ था। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरुराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेंडसा ने इस संधि पे क्या किया था? साइन किया था, मतलब हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से बोलेगा तो ब्रेडसा इन्हें इस संधि पे क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? क्या होगा? हाँ, बिहार को। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है ना जम्मू कश्मीर राज्य के क्या है? मुख्यमंत्री थे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या थे? पीडीपी के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। मुफ्ती मोहम्मद जो है ना सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष थे। अब महबूबा मुफ्ती उनकी क्या थी? पुत्री है, जो वर्तमान में है। नेक्स्ट है, इसमें मैथ का क्वेश्चन है 77 78 पे आइएगा। 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? शुक्रवाहिका जो है ना मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, लेकिन अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है। तो बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है, अंडाशय है। शुक्रवाहिका क्या है? बोल रहा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र का हिस्सा है, याद रखिएगा। शुक्रवाहिका जो है ना किसका हिस्सा है? तो नर जनन तंत्र का हिस्सा है। जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका किसका है? तो मादा जनन का हिस्सा है, याद रखिएगा। शुक्रवाहिका आएगा तो नर जनन तंत्र का होगा, और जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका बोलेगा तो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। बताइए निषेचन की क्रिया किसमें कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। निषेचन का जो क्रिया है ना वो फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अर्जुन पुरस्कार के विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग से। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से। किससे है? तो बॉडी बिल्डिंग से। आगे बोला अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। भास्कर चेन्नई के रहने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो क्या होगा? पिनाकी चंद्र घोष है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, याद रखिए। दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। अब वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। शायद चेंज हो गया ना, भारत वर्तमान में लोकपाल कौन है वर्तमान में भी? खानविलकर कोई है। हाँ, वर्तमान में भारत के लोकपाल जो है ना, वही खानविलकर करके कुछ है। हाँ, ये हट गया है। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि लोकपाल से कितना क्वेश्चन इसको क्या है, पिछला सेट में पढ़े हैं कि लोकपाल बिल को पेश किया गया, इसमें पूछ दिया कि अभी वर्तमान में कौन है। दया कि मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बताइए क्या होगा? पीयूष ग्रंथि से होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। मनुष्य के शरीर जो है ना, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पे आधारित पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पे आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि मतलब प्यूटरिटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को जो है ना, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे बोल रहा है थायराइड ग्रंथि का हिंदी नाम जो है ना, अपटू ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपटू ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। विरसन टेस्टिस बोल रहा है, इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यौन आचरण को प्रेरित करता है, इसे कहते हैं। याद रखिए, विरसन को से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। नेक्स्ट है अंडाशय मतलब ओवरी से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो विरसन से जो निकलेगा उसको टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। अंडाशय से निकलेगा उसको एस्ट्रोजन बोलेंगे। यह अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। और रिलैक्सिन जो है गर्भाशय में, यह अंडाशय गर्भाशय व अप्सरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, जबकि ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, बताइए क्या होगा? हाँ, इंद्रप्रस्थ होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य जनपद की बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ नहीं, इंद्रप्रस्थ होगा कि विराटनगर? तो गलत, सॉरी विराटनगर होगा ना। हम भी सोचे मत्स्य का जो शरीर होता है ना, विराट होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है, तो विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट है हुआ। मत्स्य की राजधानी जो है ना, विराटनगर है, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से कितने महाजनपदों की सूची मिलती है, तो क्या होगा? 16 महाजनपद की सूची मिलती है। अब वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो क्या होगा? कौशाम्बी। हाँ, मत्स्य महाजनपद का बोलेगा तो विराटनगर। अब वत्स महाजनपद का बोलेगा कौशाम्बी। और कुरु महाजनपद का बोलेगा राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इसी को हस्तिनापुर बोल सकते हैं ना। तो मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु टाइप के होते हैं इंद्र भगवान। और सूरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा। तो याद रखिएगा, मत्स्य महाजनपद विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? भू-ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। जब गर्म पानी के सोते मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, तो भू-ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। बोल रहा है कि जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन जो है ना, भू-ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, याद रखिएगा। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। तो सक्रिय गीजर द्वारा क्या निकलते हैं? तो गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। आगे बोल रहा है कि विश्व का सबसे पुराना गीजर बोलेगा ना, विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। बताइएगा विश्व का सबसे पुराना गीजर किस पार्क में किस देश में स्थित है, क्या होगा?
यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि बोल रहा है कि विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना गीजर बोलेगा यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट है भारत पवन ऊर्जा उत्पादन विश्व में चौथे स्थान पे। भारत जो है ना पवन ऊर्जा उत्पादन में कितवें स्थान पे है विश्व में? जो चौथे स्थान पे, याद रखिएगा। हाँ, पवन ऊर्जा में उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान कौन सा है? तो भारत का, याद रखिए। भारत में तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है। भारत में जो है ना तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है। क्वेश्चन 84 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? क्या होगा? सार्क जो होते हैं वो मीन वर्ग से संबंधित। हाँ, सार्क जो है ना ये मीन वर्ग से संबंधित है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है? तो सार्क है, याद रखिएगा। सार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश इकानोडर्मेटा संघ का जीव है। देखिएगा स्टारफिश जो है ना किस संघ का जीव है? तो क्या होगा? इकानोडर्मेटा। और सिल्वर मछली किसका है? तो एक्टिनो पेट्राइगील का है, वर्ग का जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। सिल्वर मछली जो है एक्टिनो पेट्राइगील वर्ग का जीव है। और वेल सबसे बड़ा क्या है? स्तनधारी है। वेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी बोलेगा तो कौन सा है? वेल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या होगा? परियोजना कर्नाटक में नहीं, गुजरात में है। सबरीगिरी है ना, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सबरीगिरी परियोजना जो है ना गुजरात में होगा, ये गलत है, याद रखिएगा। बोल रहा है इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर गलत। सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं होगा, ये गलत है। कोयना परियोजना कहाँ है? तो याद रखिए कहाँ है कोयना परियोजना? महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना परियोजना बोलेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। और शरावती परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है शरावती परियोजना। बली मेला परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। आगे बोला सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात का मीरान जो है ना गलत है। यह कहाँ है? सबरीगिरी केरल में स्थित है, याद रखिएगा। सबरीगिरी का सबरी माता का मेला भी लगता है ना, बहुत फेमस मेला है केरल का। और कोयना परियोजना बोलेगा कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और शरावती परियोजना किस नदी पे है? कहाँ स्थित है? क्या बोले, क्या होगा? शरावती परियोजना जो है ना शरावती नदी पे कहाँ है? कर्नाटक में। अब बाली मेला परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में। बोला 86 नंबर निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के सदर में अनुबंध किया है? क्या होगा? रूस है। हाँ, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के सदर में अनुबंध किया है? तो रूस है। बोल रहा है कि भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी का अनुबंध रूस में किया है। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? क्या होगा? सर्बिया के हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने थे। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। नोवाक जोकोविच किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्या होगा? टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस का। नोवाक जोकोविच जो है ना टेनिस के खिलाड़ी हैं। और टेनिस खेल का उद्भव जो है 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में हुआ था। बताइए टेनिस का खेल जो उद्भव किस शताब्दी में कहाँ हुआ था? किस देश से हुआ था? तो याद रखिए टेनिस खेल का जो उद्भव हुआ था 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। और टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एवं यूएस ओपन। बताइए टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन है? हाँ, तो याद रखिए ना टेनिस के 4 प्रमुख जो है ना टूर्नामेंट होता है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। और टेनिस के इन 4 टूर्नामेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, याद रखिए ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन नंबर 88 पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की परिस्थिति से पदावत किया गया है? पदावनत किया गया है, हटा दिया गया 2006 से। हाँ वही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की स्थिति में पदावनत किया गया है? तो 2006 से। बोल रहा 2006 में प्लूटो की उसकी पूर्व ग्रह की पदावस्थिति से पदावनत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक प्राग के चेक गणराज्य में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए। बोल रहा है इस बैठक में जो है ना प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई थी। कौन सा बैठक में? तो क्या होगा? चेक गणराज्य में जो बैठक हुआ था उसको उसी में जो है ना ग्रह के प्लूटो ग्रह का बौना ग्रह की संज्ञा दी गई थी। और प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा में ओवरलैप करने के कारण छीना गया था। ठीक है, ओवरलैप करा इसलिए छीना गया था। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन जो कहाँ हुआ था? क्या होगा?
हाँ, तो याद रखिएगा ना, कनिष्क का बोलेगा ना कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और याद नेक्स्ट है कुंडलवन कश्मीर। अगला बताइएगा कि इसमें जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो था अजातशत्रु के समय राजगिर के समय सतुवर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति बोलेगा तो अजातशत्रु के समय राजगिरी के सतुवर्णी गुफा में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का बात करेगा तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये राजगिरी में हुआ था, और उसमें जो शासन था ना वो अजातशत्रु का था, याद रखिएगा। और सतुवर्णी गुफा में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन कर रहे थे? साबाकामी अध्यक्ष कर रहे थे, ठीक है, अध्यक्षता साबाकामी। और इसके शासन कौन था? शासन तो कालाशोक था। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, किसके समय हुआ था? तो क्या होगा? अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। हाँ, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन था जो था ना अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिए, इसके अध्यक्षता जो है ना मोगलीपुत्र कर रहे थे, मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध संगीति का। और ये हुआ था कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। याद रखिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। और इसका शासन जो था ना चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क का था अच्छा शासनकाल, याद रखिएगा, जो ऊपर दिया हुआ था। तब पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। अगर पहला का अध्यक्षता बोलेगा तो पहला का अध्यक्षता किया था महाकश्यप, दूसरा का साबकमीर, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा का बोलेगा वसुमित्र। और अगर चारों का शासनकाल बोलेगा तो पहला का किया था अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, और तीसरा का बोलेगा अशोक, तीसरा का अशोक, और चौथा का बोलेगा तो कनिष्क किया था। अगर इसका बोलेगा ना कि पहला का हुआ 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ 383, तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म बोलेगा तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। आज शायद बुद्ध पूर्णिमा है ना, शायद आज ही बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए तो आज छुट्टी है हम लोग का। जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम बोलेगा तो सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिए सिद्धार्थ था। और बताइए इनके बचपन का नाम क्या था? नहीं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था ना, पिता का नाम सूर्योधन था पिता का नाम। पिता का नाम जो था सूर्योधन था, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम। अगर इनका बचपन का नाम बोलेगा सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी था, गौतम बुद्ध के माता का नाम। और इनका जो पालन पोषण किया था ना गौतम बुद्ध का, ये ये मौसी थी ना, वही शायद किए थे। हाँ, और इनके गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा। पुत्र का नाम तो पता ही है, राहुल था। अब इनका घोड़ा क्या था? घोड़ा का नाम क्या था गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम? कंथक था, कंथक। इसको सारथी बोलेगा चन्ना। हाँ, गौतम बुद्ध के शिष्य बोलेगा ना तो आनंद व उपाली थे, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद व उपाली। और गौतम बुद्ध के जो है ना चार आर्य सत्य था। कौन कौन था? दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध है, दुख निरोध ग्रामीणी है, ये सब दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? बताइए क्या होगा? क्या होगा? SO2 होगा। सॉरी, SO2 है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? याद रखिएगा ना, SO2 है। बोल रहा है SO2 भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय उष्मीकरण का बारे में बताया था। तो कौन सा ईस्वी में किसने जो है ना भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में बताया था? क्या होगा? 1824 में जेम्स फूरियर। 1824 में जो है ना जेम्स कुरियर ने भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में क्या हुआ था? बताया था। आगे बोल रहा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस का जो है ना, ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो CO2 है, जलवाष्प है,
N2O है, याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? CO2, जलवाष्प, N2O है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? क्या होगा? कजाकिस्तान। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? कजाकिस्तान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बोला कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम ग्लोबल वार्मिंग मूवी में आता है, शायद CFC भी आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ वो भी आता है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम वर्ष 2019 में जो है बदलकर नूर सुल्तान रखा। वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? फिर जो है वर्तमान में अस्ताना कर दिया, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान क्या बोलेगा तो दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। तो कजाकिस्तान का बोलेगा तो अस्ताना, कजाकिस्तान तो अस्ताना, उज्बेकिस्तान तो ताशकंद, तजाकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान का बोलेगा तो बिश्केक। क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें क्या होगा? कौन कौन सही है? 1, 2, 3 सही है ना? तीनों सही है। हाँ, तीनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। इसमें बोले ककोलत बिहार राज्य का एक जो है ना प्रसिद्ध झरना है, बोल रहा है ना, ककोलत बिहार राज्य का एक ना प्रसिद्ध झरना, याद रखे, जो नवादा में है ना। और भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिए। भीम बांध जो है ना बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और विरायतन एक क्या है? जैन मंदिर है जो एवं संग्रहालय है स्थित है, ठीक है। तो तीनों कथन इसमें सही था बिहार के पर्यटन के बारे में। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इसमें आगे बोल रहा है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में सही कथन है। ककोलत झरना बिहार के नवादा जिले में स्थित है, और भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। अब विरायतन जो है ना, विरायतन जैन मंदिर का संग्रहालय एवं राजगीर में स्थित है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइएगा नहीं, ये भी मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आगे बोल रहा है 94 नंबर पर आइए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है? नहीं है, बताइए। बिहार में स्थित नहीं बोल रहा है, कौन होगा? नहीं है, बरौनी कहलगांव है। हाँ, तो बोल रहा है ना कि निम्नलिखित। हाँ, बाढ़ कहाँ है? बाढ़ में है, बाढ़ पटना के पास नहीं बाढ़ में है बिहार में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है ना बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया नहीं है, लेकिन बाढ़ है, बरौनी है, कहलगांव, ये तीनों जो है ना थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है। लेकिन औरैया थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश। औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है, औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है, याद रखिए। औरैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहलगांव कहाँ है? कहलगांव हमारे भागलपुर के बगल में है। मैं भागलपुर से 22 किलोमीटर। बरौनी मेरे मम्मी घर के दिया तो है ही, ये देखिए ना, शेष सभी बिहार राज्य के थर्मल पावर प्लांट है, दिया हुआ नहीं। बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव भागलपुर जिले में स्थित है। दिया तो 64 पोर्ट पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। बरौनी गंगा के इस पार है, कहलगांव गंगा के उस पार है। ये क्वेश्चन जो है ना 64 जो एग्जाम हुआ ना पीटी में, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि बरौनी बेगूसराय में बस है, बरौनी बस है बेगूसराय, जबकि कहलगांव जो है ना भागलपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बाढ़, बरौनी, कहलगांव ये सब बिहार में है, और यह बोलेगा तो यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सोलर पार्क, गांधी सोलर पार्क 50 किलो क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या होगा? नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया, कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क। एक किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया है। गांधी सोलर पार्क जो है 50 किलो क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क में किया है। गांधी सोलर पार्क 50 किलो वाट अथवा उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। गांधी सोलर पार्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिए। गांधी सोलर पार्क कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है ना कि इसमें निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? क्या होगा? 4 से 5 बिलियन वर्ष। बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, जो 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है। पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। और पृथ्वी की आयु कितना बिलियन वर्ष है? तो बोलेगा तो लगभग में बोलेगा तो 4 से 5, लेकिन ऐसे आयु बोलेगा ना 4.6 बिलियन वर्ष है, याद रखिएगा। पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की आयु बोलेगा 4.6 बिलियन है। अगर लगभग में बोलेगा 4 से 5 बिलियन, अगर ऐसे एक्यूरेट बोलेगा 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, ठीक है। पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन है। यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से कैमा ग्रह है? तो पांचवा बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी जो है सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बोलेगा तो कौन सा है? चंद्रमा है। अब पृथ्वी पर 29% स्थल है, 71% जल होने के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है? 29% जल है।
और कितने परसेंट, सॉरी स्थल कितना 29%, और जल बोलेगा तो 71% है। तो पृथ्वी पर स्थल बोले 29%, 71% जल है, होने के कारण इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी पर। 71% जल में मात्र 4% पीने योग्य है। हाँ 4% पीने योग्य पानी है। हाँ जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जो है ना जियोड है। तो यह जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति क्या है, तो जियोड है। और जिन्स ने पृथ्वी को नाशपाती का आकार का बताया था। बताइए कि किसने बताया था ना कि पृथ्वी को नाशपाती का आकार का था, क्यों, कौन बताया था, ये जिन्स बताया था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है हीरा का, बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जो है ना, अपवर्तनांक बोलेगा तो 2.42 है। हीरा कार्बन का एक क्या होता है, अपरूप होता है, याद रखिए हीरा। आगे बोल रहा है हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने में काम आता है। तो ही बोल रहा है हीरा के बारे में कि उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने में काम आता है। कौन आता है, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। हीरा जो है ना विद्युत का क्या होता है, हीरा कुचालक होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। और शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है, याद रखिए शुद्ध हीरा क्या होता है, रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। क्वेश्चन 98 है किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है, क्या है बताइए। ए और बी दोनों है ना। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल कौन कौन है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है और एक पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान है, दोनों कथन सही है। तो बोल रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल है। बोल रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान शामिल होती है। किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके विशेष विश्व के साथ मौजूद सौदों का लेख होता है। तो बोल रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होती है। किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौजूद सौदे का लेख होता है। भुगतान संतुलन खाता दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता। भुगतान संतुलन खाता जो होता है ना, दो प्रकार के होता है, पहला होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियां का लेखा होता है। तो बोल रहा है चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात होता है और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियां का लेखा होता है। और पूंजी खाता में क्या होता है, पूंजीगत मतलब वित्तीय भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। रहे चालू खाता में क्या होता है, पूंजी खाता में क्या होता है बताइए। चालू खाता में दृश्य यानी कि जो ग्राउंड पे होता है आयात निर्यात, अदृश्य का मतलब सेवाओं का आयात निर्यात जो होता है। हाँ तो चालू खाता में दृश्य अदृश्य आयात निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है। और पूंजी खाता में बोलेगा तो वित्तीय भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। क्वेश्चन 99 है कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना नियुक्त किया गया था। ये तो पुराना क्वेश्चन है, क्या होगा। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, संदीप सोमानी थे उस समय। बोला संदीप सोमानी फिक्की के 2018-19 के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 16 से 17 दिसंबर 2022 में सूर्यकांत पांडा जो है ना फिक्की के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। देखिए वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अभी हाल में कुछ दिन पहले चेंज हो गए हैं क्या, देखिए तो थोड़ा कीजिए तो। फिक्की का जो है ना वर्तमान अध्यक्ष बोलेगा ना तो इसका अनीश शाह है, याद रखिए। फिक्की का यहाँ पे जो है ना सूर्यकांत पांडा नहीं होगा, वर्तमान में उसमें थे, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो अनीश शाह है, याद रखिएगा अनीश शाह। हाल फिलहाल में 2 महीना पहले, कितना दिन पहले चेंज हुआ। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष बोलेगा अनीश शाह है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। हाँ फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। स्थापना कब हुआ था फिक्की का, 1927 में स्थापना हुआ था फिक्की का। इसके जो संस्थापक थे ना घनश्याम दास बिरला थे फिक्की का। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे अनीश शाह होगा। सूर्यकांत पांडा उस समय थे, अभी वर्तमान में बोलेगा तो अनीश शाह है, याद रखिए अनीश शाह। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री होता है। स्थापना 1927 में हुआ था फिक्की का। संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे, मुख्यालय न्यू दिल्ली। वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष कौन है, अनीश शाह है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है, कौन है। 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी है सही है। तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय है और आवर लेडी आवर ग्लोरी चर्च है और फ्लोरा फाउंटेन है। तो याद रखिएगा कि बोला 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का विजेता बोलेगा तो पहला है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, दूसरा है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और तीसरा है फ्लोरा फाउंटेन है।
ये तीनों विजेता थे 2019 में। बताइए यूनेस्को का ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र उपक्रम है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो फ्रांस की पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो 1945, यूनेस्को का स्थापना बोलेगा 1945 में हुआ था। और यूनेस्को जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा सांस्कृतिक के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित देता है। तो याद रखिएगा ना, यूनेस्को का अगर स्थापना बोले 1945, अगर मुख्यालय बोलेगा तो पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति तथा सद्भाव को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। तो ये सेट नंबर पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में से है जो यूनेस्को का जो कार्य है ना, इसी में से लपेट के क्वेश्चन इस बार पूछा था। आगे नोट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रकृति विज्ञान, सामाजिक, यही पूछा था शायद। आज के लिए यहीं तक, कल से हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स है ना हिस्ट्री के दिया हुआ, कल से ये होगा।